हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बेटा चैप्टर के अंदर हमने मतलब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 डेफर्ड टैक्स ये हमारा चल रहा था। इसके अंदर अभी तक हमने क्या क्या देखा, आइए जरा एक छोटा सा रिकॉल लेते हैं। और प्रिंसी के अलावा बाकी किसी बच्चे ने अभी प्रेजेंस अपनी नहीं बताई है, जल्दी से बेटा मुझे एक बार अपनी प्रेजेंस बताओ। आइए मैं एक बार क्विक रिकॉल लेता हूं तब तक, ठीक है? तो जो जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं अपनी प्रेजेंस जल्दी से जाहिर करो। और ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है कि ये वाला एएस हम लाइव में करें तो ज्यादा अच्छा है। उसके पीछे कारण है बेटे, क्योंकि अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस है, नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। और इनकम टैक्स में चेंजेस आते रहते हैं, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कई बार बच्चों को अपडेटेड टैक्सेशन वाली बातें डिस्कस भी करनी होती है कई बार अपने टीचर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। जी बेटा प्रिंसी तो है, बाकी बच्चे ने बताया नहीं अभी। तो टैक्सेशन में बेटे क्योंकि अमेंडमेंट आती रहती है इनकम टैक्स में, है ना, और दूसरे टैक्सेस में भी। इसमें साल में एक बार रहती है, आपको पता है अमेंडमेंट। और ये हमारा है मई अटेम्प्ट। तो कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि बच्चों को फिर बाद में दिक्कत हो जाती है, इसलिए बढ़िया है कि ये वाला एएस बच्चों को लाइव में करना चाहिए। नहीं भी करेंगे तो हालांकि ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बहुत अच्छी क्लियरिटी और कंट्रोलिंग के लिए ये एएस भाई लाइव में ही होना चाहिए। मैंने कई बार इसीलिए बार बार बोला भी आपको, कई सारे बच्चों को। और अभी भी मैंने पिछली क्लास इसीलिए नहीं ली थी कि ताकि आप लोग लाइव में मुझसे मिल सके। चलिए मैं शुरू करता हूं। आइए जी, एक मिनट, ये रही जी फाइल, इसको भी ले लेते हैं। चलिए, ओहो ये क्या हो गया। हाँ जी, शुरू करते हैं। सर सबकी क्लास हो जाती है इसलिए सब लोग रिकॉर्डिंग बाद में देखते हैं। अच्छा अच्छा चलिए चलो ठीक है बेटा, क्योंकि क्या होता है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब आना ही आना है। 20 नंबर गए, और मुश्किल से 15 मिनट में 20 नंबर, और कंपल्सरी क्वेश्चन छोड़ भी नहीं सकते। चलिए शुरू करते हैं। लो भाई, अभी तक हमने क्या देखा? मैंने आपसे कहा था कि इस एएस में हमें 3 पार्ट में बातें करनी है। नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग, वो हमने की। नंबर 2 नोटिंग। नंबर 3 अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस। बेटे पिछली क्लास में हमने ये दोनों काम निपटा लिए थे, अंडरस्टैंडिंग वाले भी और नोटिंग वाले भी। अब तो भाई कायदे से देखा जाए तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है जो बची हुई है। क्या बची हुई है जी? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार छोटा सा रिकॉल हो जाए, ठीक है? आइए जरा भाई, अंडरस्टैंडिंग हमने कहा था भाई साहब देखो, अकाउंटिंग में है क्या? अकाउंटिंग में हम लोग कर रहे हैं टैक्स की अकाउंटिंग। यहां पर जो टैक्स की अकाउंटिंग है, क्या ये प्रोविजन फॉर टैक्स की अकाउंटिंग है कि एडवांस टैक्स की अकाउंटिंग है, या आईटीआर की टैक्स अकाउंटिंग है? आईटीआर की कोई अकाउंटिंग होती नहीं जी। इनकम टैक्स रिटर्न जब भरी जाती है तो उसके साथ में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे जाते हैं, और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे की सारी अकाउंटिंग वाली बातें वहां पर परोस दी जाती है। और वहीं पर ही इस बात के बारे में भी अकाउंटिंग करने के बाद में सारे बैलेंस रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसका नाम है टैक्सेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब इस टैक्सेशन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर दो चीजें हैं। नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने रुपए का प्रोविजन बनेगा। नंबर 1 बात, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से प्रोवाइड कितना जाएगा, किया जाएगा टैक्सेशन के बारे में। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं? नंबर 1 बात, प्रॉफिट एंड लॉस से कितने का प्रोविजन बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पीएनएल में हम कितने रुपए का प्रोविजन बना रहे हैं। दूसरी बात, हम उसका एडवांस टैक्स कितना जमा कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में। ये अकाउंटिंग हमने पढ़ी थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी देखी थी हमने, हमने शेड्यूल 3 में भी देखी थी। ठीक है सर, समझ में आ गया। उसके बाद उसके अंदर भी थोड़ी सी बातें रह गई थी कि भाई ये जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं ना, प्रोविजन बना रहे हैं, हाँ जी, इसमें कितना प्रोविजन सच्ची मुच्ची का दिख रहा है आपको कि भाई अभी टैक्स लगने वाला है, और कितना ऐसा है जो आपको पहले से पता है। पहले से पता है, क्या कहा? पहले से पता है कि ये इतना पार्ट आपका डेफर होने वाला है टैक्सेशन के अंदर। मतलब वो वाला टैक्स जो इस साल को बिलोंग नहीं करता, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। क्योंकि आपको पता है, आपने इनकम टैक्स भी पढ़ा होता है और अकाउंट्स भी पढ़ा होता है, दोनों इनकम में कैलकुलेशन में कुछ डिफरेंसेस हैं, और वो डिफरेंसेस पर जो टैक्स आता है उसी का नाम है डेफर टैक्स। डेफर टैक्स क्या मतलब सर? एक्चुअली ये डिफरेंसेस दो तरह के होते हैं। ये डिफरेंसेस दो तरह के होते हैं। एक होता है कि भाई वो डिफरेंसेस आ गए
और वो कभी जाएंगे नहीं, उनको बोलते हैं परमानेंट डिफरेंसेस। क्या बोलते हैं? परमानेंट डिफरेंसेस। प्लीज मेरे साथ साथ आप बोलते रहना। आप अभी लाइव में क्लास ले रहे हो तो भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स को बोलेंगे जो मैं बोलता जा रहा हूं, मेरे साथ साथ बोलेंगे, प्लीज जरूर बोलेंगे। फेस टू फेस होता तो मैं खुद चिल्लाता आपसे, खूब तेज तेज चिल्लाता, आपसे भी चिल्लाता। क्या कहा? मेरे साथ साथ बोलेंगे। नंबर वन बोलेंगे। नंबर वन, प्रॉफिट एंड लॉस से कितने रुपए का अमाउंट प्रोविजन का उठा करके रखा? बोलो, बोलो मेरे साथ साथ। हाँ, भले ही मुझे सुनाई ना दे, आपको खुद को सुनना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस से कितने रुपए का अमाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से हटाया। ठीक है। नंबर दूसरी बात, ये जो हटाया होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका मतलब होता है अगले साल कितने रुपए का टैक्स हमें लगने जा रहा है, इस बात के लिए अकाउंट्स वाली इनकम पर रेट लगा दिया हमने। क्या कहा? देखिए जरा, ये जो हमारा यहां पर इधर क्या कहा, इधर जो हमारा ये इधर हमारी जो इनकम है, ये वाली कौन से वाली भाई, कौन से वाली भाई, ये वाली अकाउंट वाली इनकम पर जो हमने अकाउंट में प्रोविजन बनाया होता है, अकाउंट में जो प्रोविजन बनाया होता है टैक्स के रेट पर, उसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। लेकिन इस प्रोविजन के अंदर से हम ढूंढ लेते हैं वो वाले टैक्सेशन वाली अमाउंट, वो टैक्सेशन वाली अमाउंट जो अगले साल जाकर के हमें वापस से रिवर्स होने वाली है। रिवर्स, मैंने क्या बोला? रिवर्स होने वाली। क्या बोला मैंने? रिवर्स होने वाली। आइए दोबारा से बोलते हैं। नंबर वन, अकाउंट्स में जो प्रोविजन बनता है वो अकाउंट वाले प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे बनता है। सब बच्चे बोलेंगे मेरे साथ में। क्या? अकाउंट्स में जो प्रोविजन बनता है वो अकाउंट वाले प्रॉफिट पर प्रोविजन बनता है। ठीक है जी, टैक्स का। अब दूसरी बात बोलेंगे मेरे साथ साथ में, ये टैक्सेबल इनकम पर टैक्स नहीं है। मेरे साथ साथ बोलेंगे सारे बच्चे, ये टैक्सेबल इनकम पर टैक्स नहीं है। ठीक है। अब तीसरी बात बोलेंगे मेरे साथ साथ में, तीसरी बात बोलेंगे, चाहे रिकॉर्डेड में पढ़ रहे हो चाहे अभी लाइव में, दोनों इनकम की कैलकुलेशन में डिफरेंस होता है। क्या होता है? बोलो। दोनों इनकम की कैलकुलेशन में डिफरेंस होता है। बोलो मेरे साथ साथ में, दोनों इनकम की कैलकुलेशन में डिफरेंस होता है ना। आइए अब मेरे साथ बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात, मतलब इसी पे पूरा ऐसे, वो डिफरेंस दो तरह का होता है। कितना? दो तरह का होता है डिफरेंस। एक आएगा लेकिन नहीं जाएगा, और दूसरा आएगा बाद में वापस चला जाएगा। जो बाद में वापस चला जाएगा उसी को बोलते हैं डेफर टैक्स, टेम्परेरी डिफरेंस पर डेफर टैक्स। आइए जरा मैं आता हूं जहां पर हम पहुंच चुके थे। अब बात हम लोगों की क्वेश्चन पे आएगी तो वो वहीं से जाएगी। क्या कहा? अकाउंट्स में और इनकम टैक्स में, दोनों ही इनकम में एक डिफरेंस होता है। क्या? आइए जरा एक बार छोटा सा रिकॉल लेते हैं। कुछ टर्म्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं बहुत जरूरी है, उन टर्म्स को क्लियर करके हम आगे बढ़े। फिर बेटा आज सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। आज तो भाई क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रोविजन बनता है फॉर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। अकाउंटिंग इनकम जो अकाउंट्स में इनकम आती है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, वो कहां से आती है? एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। चलिए दूसरी बात, इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो हम लोग इनकम टैक्स एक्ट में कैलकुलेट करते हैं। कायदे से टैक्स तो इस पर होता है, बिल्कुल सही बात है। अगली बात, या तो कोई टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा या कोई कम लगेगा, यानी कि जो हमारी अकाउंटिंग इनकम पर जो टैक्स आ रहा होगा वो दो पार्ट में, कितने? दो पार्ट में कैलकुलेट किया जाएगा। एक वो जो डेफर होगा, फ्यूचर में जाकर के रिवर्स हो जाना है, दूसरा वो जो रिवर्स नहीं होना है। या तो आज टैक्स ज्यादा लग जाएगा तो आगे कम लगेगा, या फिर आज टैक्स कम लगेगा और आगे फिर ज्यादा लगेगा। इसको बोलते हैं डेफर टैक्स। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? 43B। चलिए पहले बात करते हैं कुछ टर्म्स की। करंट टैक्स मतलब करंट वाले ईयर की एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो इनकम है उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पे जो टैक्स आया वो कहलाएगा करंट वाला टैक्स। आइए जरा डेफर टैक्स की बात करते हैं। जो टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं भाई, दो तरह के डिफरेंसेस होते हैं। एक वो
जो परमानेंट, जो आएगा लेकिन जाएगा नहीं, एक वो जो इस टाइम पे आ गया लेकिन बाद में वो रिवर्स हो जाएगा, इसको बोलते हैं टेम्पररी डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस, जो टाइमिंग का इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में कुछ डिडक्शंस ऐसी होती है जो आज ज्यादा मिल रही है, कल को वो कम मिलेंगी, यानी कि आज उन पर क्या हो गया, कम टैक्स लिया जा रहा है, बाद में उसमें ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, या फिर आज ज्यादा लिया जा रहा है, बाद में कम लिया जाएगा। सर ऐसे कोई एग्जांपल? मैं बताता हूं, आइए पहले एक बार इस लाइन को पूरा पढ़ लें, फिर हम लोग उसी एग्जांपल को करेंगे। टाइमिंग डिफरेंसेस, भाई देयर आर फॉलोइंग डिफरेंसेस, टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम में डिफरेंस होता है, हाँ सर, जो अराइज होता है एक अकाउंटिंग पीरियड में और वो रिवर्स हो जाता है नेक्स्ट वाले अकाउंटिंग पीरियड में। देखो रिवर्स, इसको हाईलाइट कर रखना, रिवर्स इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड और पीरियड्स। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था 43B वाला, है ना, और मैंने आपसे कहा था बेटे बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। परमानेंट डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था कि भाई ये वाला डिफरेंस है जो आएगा लेकिन जाएगा नहीं। सेक्शन 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 3, फिर मैंने आपको एक लिस्ट बनवाई थी, मैंने आपसे कहा था कि बेटे इनकम टैक्स एक्ट में कुछ चीज डिसअलाउ हो गई और कभी भी अलाउ नहीं हुई, कुछ चीजें परमानेंट डिसअलाउ हो गई और दोबारा अलाउ नहीं होंगी। जैसे इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि भाई साहब 10,000 से ज्यादा खर्चा, 10,000 ही है ना प्रिंसिपल लिमिट, एक बार मुझे बताना बेटे, बताना 10,000 है या ज्यादा है। सेक्शन 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 3 पीजीबीपी हेड में जो तुम लोग पढ़ते हो कि कैश एक्सपेंडिचर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो भाई अगर उससे ज्यादा किया तो इनकम टैक्स एक्ट में वो खर्चा अलाउ नहीं होगा, फिर उतना खर्चा अलाउ नहीं होगा तो यानी इनकम ज्यादा आएगी, और ज्यादा आएगी तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट टैक्स ज्यादा कैलकुलेट होगा, लेकिन वो वापस रिवर्स नहीं होगा। ये नहीं है कि अगले साल अलाउ कर देंगे। लेकिन सेक्शन 43B क्या कहता है कि भाई अगर किसी पे आपने टीडीएस नहीं जमा कराया, काटा नहीं, तो जिस साल तुम काट के जमा कराओगे उस साल वो उसको अलाउ कर देते हैं। एक है जैसे पार्टनर्स का रेमुनेशन, एक है बेटा गुडविल राइट ऑफ वगैरह, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, ये है परमानेंट डिफरेंस, और उधर है अपने टेम्परेरी डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस जिसको बोलते हैं, जो एक टाइम पर डिसअलाउ होकर के बाद में अलाउ हो जाएंगे, या आज अलाउ होकर के बाद में डिसअलाउ हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा ये सब वो है जो एक बार गई बात तो बस गई। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके जरिए हम लोग बात समझते हैं। क्या कहा मैंने? आइए बेटा जी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, या पहले आपको एग्जांपल कराऊं? चलिए पहले आपको एग्जांपल्स कराऊं। चलिए जी, तो हमारी बुक का कौन सा क्वेश्चन है भाई? बुक का कौन सा क्वेश्चन है भाई? एक मिनट रुको, आज तो मैंने बुक भी नहीं खोली क्या? एक मिनट बस, 1 2 एंड देन 3, ये आ गई थी अपनी बुक। हाँ बेटा, तो इनकम टैक्स एक्ट में, सॉरी, हमने AS22 में हमने बात की थी, AS22, एक बार AS22 खोल लेते हैं। नाइनटीन ये 20 हो गया, 22, ये रहा। लो भाई, एक सबसे पहले तो आप एक छोटा सा एग्जांपल लो, इलस्ट्रेशन नंबर 1। सबसे पहले बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 1, प्रिंसी तुम हो वहां पे, और बाकी बच्चे भी बताओ बेटे कौन कौन बच्चे हैं ऑनलाइन, और मेरे को साथ साथ क्वेरी का रिप्लाई चाहिए आपसे, है ना। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप लोग मुझे बताते चलेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पढ़िए जरा एक बार बेटे। एक कंपनी है रामा लिमिटेड, और उसने आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, कह रहा है कि हमारे यहाँ जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ना, हाँ, ये बुक्स में एज पर बुक में डेप्रिसिएशन आ रहा है जी, कितने का? 2 लाख रुपए का। सोच के बताना मुझे, मैं जो आपसे पूछता रहा, बुक में डेप्रिसिएशन है जी कितने का? 2 लाख रुपए का। और
और बेटा अकाउंट में तो ठीक है, लेकिन जो इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन है वो कितने का है बेटा? इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन कौन सा होता है अपना? सेक्शन 40 होता है ना इनकम टैक्स एक्ट में, मेरे तो याद भी नहीं आ रहा। तो 48 शायद 48 तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। चलिए सेक्शन 32 सॉरी, तो सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन के हमें रेट बताए होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में चारों ब्लॉक के। तो बेटे वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो आ रहा है बेटा 5 लाख रुपए आ रहा है। आपको पता है वहां पे रेट अलग रहते हैं। तो बताओ बेटे, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1, और मुझे बताना, मैं पहले इसको यहां पे लिख दूं, हेडिंग डाल दूं, आंसर नंबर 1। मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटे, आओ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज कैलकुलेट करते हैं, क्या एक छोटी सी चीज कैलकुलेट करते हैं। हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। ध्यान रखना बेटे, अकाउंट्स वाली इनकम और टैक्स वाली इनकम दोनों में फर्क होता है। अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, क्या देखो ध्यान से, एज पर इनकम, एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। इन दोनों में क्या करते हैं बेटे बताओ, हम लोग इन दोनों में क्या करते हैं बेटा? डिफरेंस निकालते हैं। फिर उस डिफरेंस के होते हैं क्या? 2 पार्ट। नंबर 1 परमानेंट डिफरेंस और नंबर 2 टाइमिंग डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस और टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। और जो हमारा टाइमिंग डिफरेंस होता है, हम लोग डीटीए या फिर डीटीएल, हम बोलेंगे इसको डेफर्ड टैक्स असेट्स। अगर हमसे आज टैक्स ज्यादा ले लेते हैं, जो फ्यूचर में जाकर के कम लेंगे, तो हम बोलते हैं कि हमारा टैक्स एडवांस जा रहा है, एक असेट्स क्रिएट हो रही है। आज हमसे ज्यादा ले रहे हैं, आज हमसे ज्यादा कब लेंगे? जब हमें कम अलाउ करेंगे खर्चा। बेटा साथ साथ लिंक बनाना पड़ेगा, साथ साथ लिंक बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था लाइव में लाने को। दोबारा बोलता हूं, इनकम टैक्स एक्ट में खर्चे अलाउ होंगे तो हमारी इनकम कम कैलकुलेट होगी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और अगर ज्यादा अलाउ होंगे तो हमारी इनकम कम कैलकुलेट होगी, और अगर कम अलाउ होंगे तो हमारी इनकम ज्यादा कैलकुलेट होगी, और उसी पर टैक्स लगेगा। अब डेफर्ड टैक्स असेट्स है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, ये हमारा किस बात पे डिपेंड करता है कि भाई आज जो चीज पोस्टपोन की जा रही है, डेफर की जा रही है, वो क्या है। आज हमसे ज्यादा टैक्स ले लिया जाएगा तो हम बोलेंगे हमारे तो एक डेफर्ड टैक्स असेट्स क्रिएट हो रही है, आज हमसे ज्यादा लेंगे, कल को वो हमसे कम लेंगे। वो कब होगा? जब हमें आज कम अलाउ करेंगे तो हमारी इनकम ज्यादा कैलकुलेट होगी और उस पर टैक्स ज्यादा लिया जाएगा। उसको हम बोलते हैं कि हमारी एक असेट्स क्रिएट हो रही है, और वो असेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्यूचर में जाकर के वो हमसे कम टैक्स लेंगे। आज हमें कम अलाउ कर रहे हैं खर्चा, तो ज्यादा हमें कल को अलाउ करेंगे। आइए जरा एक छोटा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बताओ बेटे, ये जो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है, हम कह रहे हैं बुक्स में कि भाई हमें तो सिर्फ 2 लाख दो, हमारी इनकम हमने प्रॉफिट एंड लॉस में निकाली 2 लाख। क्या मतलब सर? मैं बताता हूं आपसे बेटा, बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ में आप अंडरस्टैंडिंग करें। एक छोटा सा मैं यहां पर ग्राफ बना के आपको समझाता हूं। अगर हमारी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह से बन रहा है, बिल्कुल जैसे सिंपल ट्रेडिंग पीएनएल बनते हैं, तो बताओ बेटे एसओपीएल बस लिखते तो हैं, बनता है ना, बनता तो वैसे है वर्टिकल, लेकिन होता तो सारा काम यही है ना। हमने कहा भैया हमारा जीपी आया, हमारा जीपी आया, हमने कहा भैया हमारा डेप्रिसिएशन आया, हाँ जी, और हमारी जो इनकम आई उस पर आप हमसे टैक्स ले लो, उस पर आप हमसे टैक्स ले लो। तो ये जो इनकम आती है जिसको हम बोलते हैं कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, क्योंकि इस पर अभी टैक्स लगना बाकी है।
तो इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर हम प्रोविजन बनाते हैं। आप समझिए मेरी बात को। डेप्रिसिएशन हमने तो कहा बुक्स में कि भाई साहब हमें तो सिर्फ 2 लाख रुपए का अलाउ कर दो और जो भी इनकम आती है आप उस पर टैक्स ले लो। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट वाले क्या कह रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट वाले वो ये कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट वाले कभी प्यार करते हैं सर? हाँ बेटे, वो प्यार से प्यार करते हैं, प्यार से प्यार करते हैं। आओ जी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज प्यार करेंगे कल को दुलार, कल प्यार नहीं होगा। फिर क्या मतलब सर? बेटा देखो, वो कह रहे हैं कि भाई साहब हम आपको इनकम टैक्स ज्यादा अलाउ करते हैं, डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा अलाउ करते हैं। कितना? 5 लाख। हम तो कह रहे हैं भाई साहब बस इतना कर दो कि आप हमें ना 2 लाख रुपए की डिडक्शन दे दो। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? नहीं भाई नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, आप हमारे परम मित्र हैं, हम आपको 5 लाख अलाउ कर रहे हैं। कितना? 5 लाख अलाउ कर रहे हैं। आप बताओ बेटे, मुझे इस बात का जवाब देना, मुझे इस बात का जवाब देना, हमारी इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट कम आएगी आज के टाइम पर या ज्यादा आएगी? इस बात का जवाब देना मुझे, इस चीज के लिए कि 2 लाख रुपए अगर घटाएंगे तो इनकम ज्यादा आएगी टैक्स के पर्पज से, या 5 लाख घटाने पर ज्यादा आएगी इनकम? टैक्स किस में ज्यादा होगा? मैं इसको नाम देता हूं नंबर 1, इसको मैं बोलूंगा एज पर बुक्स, और मैं इसको नाम दूंगा नंबर 2 एज पर इनकम टैक्स एक्ट। मुझे ये जवाब चाहिए आपसे। बताओ बेटे, इनकम हमारी किस में ज्यादा आएगी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स किस में ज्यादा आएगा? सेकंड वाले में एज पर इनकम टैक्स एक्ट या फर्स्ट वाले में? मुझे साथ साथ जवाब देते रहना, मैं इसलिए लाइव में बुला रहा हूं आपको बार बार, क्योंकि अगर किसी ने बच्चे ने गलती से टैक्स भी नहीं पढ़ा होगा, पीजीबीपी हेड नहीं पढ़ा मान ले किसी बच्चे ने, और पहले अकाउंट्स कर रहा है, तो उस बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ बेटे बताओ, इनकम टैक्स एक्ट वाले कहते हैं कि भाई हम आपसे 30% का टैक्स लेना चाहते हैं, तो 30% के टैक्स लेने के लिए किस इनकम पे कैलकुलेट होगा? जो टैक्स से पहले वाली इनकम होगी। तो एज पर अकाउंट्स मेरी इनकम ज्यादा आएगी ऐसे केस में, या एज पर इनकम टैक्स एक्ट ज्यादा आएगी? इनकम टैक्स वाले कह रहे भाई 5 लाख घटा दो अपने यहां से डेप्रिसिएशन, और मैं बुक्स में कह रहा हूं नहीं नहीं मुझे तो बस 2 लाख घटाना है। आप बताओ बेटे किस में ज्यादा आएगी? प्रिंस मुझे जवाब दो, और जो भी बच्चा ऑनलाइन है बेटा प्लीज मुझे जवाब दो, किस में ज्यादा आएगी? चलिए मैं जवाब देता हूं, आइए जरा बेटे। जब मैं डेप्रिसिएशन के लिए कह रहा हूं कि भाई साहब सिर्फ 2 लाख घटा दो, इनकम टैक्स एक्ट वाले कह रहे नहीं नहीं हम तुम्हें 5 लाख घटाते हैं। इसका मतलब मेरी जो इनकम है यहां पर, इस वाले केस में यहां पर इधर, ये जो मेरी इनकम है ये कम आएगी, कम कैलकुलेट कर रहे हैं, कम कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट वाले। लेकिन यह बात ध्यान रखना, यह सिर्फ और सिर्फ आज की बात है, आज इस वाले ईयर में, करंट ईयर में ये कम कैलकुलेट कर रहे हैं, आज टुडे दिस ईयर। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इनकम टैक्स एक्ट में हो चाहे अकाउंट में हो, डेप्रिसिएशन जितना ओवरऑल कॉस्ट है एसेट्स की उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब आज ये डेप्रिसिएशन ज्यादा दे रहे हैं तो कल को मेरे को डेप्रिसिएशन कम देंगे। अब ऐसे केस में होगा क्या, जब ये मेरी इनकम कम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आज 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 टैक्स भी कम मांग रहे हैं, आज टैक्स भी कम डिमांड कर रहे हैं। आज की डेट की बात है बेटा, ये आज की डेट की, करंट ईयर की, करंट ईयर में, आज मतलब करंट ईयर में टैक्स की डिमांड भी यहां पर कम निकल के आएगी। इसका मतलब मैं यहां पर अकाउंट्स में जब प्रोविजन बना रहा हूं, ध्यान से बेटे, ऐसे केस में इनकम टैक्स एक्ट वालों का मुझे पता है कि मुझसे कम मांगेंगे आज की डेट में, लेकिन यह भी पता है जब आज कम मांगेंगे तो फ्यूचर में मुझसे ज्यादा मांगेंगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए बेटे, आज डेप्रिसिएशन कम है, कल को डेप्रिसिएशन मुझे कम अलाउ करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस में एक तो मेरा आ गया क्या यहां पर, डेप्रिसिएशन वाला डिफरेंस। बेटा यहां पे दोनों की इनकम नहीं दे रखी है तो हम ना सीधा सीधा टाइमिंग डिफरेंस में लिख रहे हैं इसको, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने का है बेटा यहाँ पे डिफरेंस? डेप्रिसिएशन वाला जो डिफरेंस है सर, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का डिफरेंस है। अकाउंट्स में हम कह रहे हैं कि भैया 2 लाख की डिडक्शन दे दो, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट वाले कह रहे हैं नहीं हम तुम्हें ज्यादा डिडक्शन देंगे, आज देंगे 3 लाख रुपए ज्यादा, यानी कि टाइम डेप्रिसिएशन वाला डिफरेंस जो है वो है 3 लाख रुपए का।
अब सवाल एक है कि ये डिफरेंस मेरा टाइमिंग डिफरेंस है, हाँ जी है। ये आज मुझसे कम 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 टैक्स ले रहे हैं, फ्यूचर में मुझसे टैक्स ज्यादा लेंगे। इसका मतलब ये मेरी डीटीएल क्रिएट हो रही है। इस पर जो मेरा टैक्स आएगा, जो मेरा इस पे टैक्स आएगा, बताना जरा टैक्स का रेट क्या है। यहां पर कह रहे टैक्स का रेट है 50%। बेटा ध्यान रखना, कुछ ना बोले तो कंपनी पर कितना लगता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 30%। तो हम एग्जाम में 30% कैलकुलेट करके आएंगे, ठीक है। फॉरेन कंपनी होगी तो 40% जो रेट है उनका। फिलहाल क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई साहब 50% का टैक्स रेट है यानी कि जब टैक्स रेट 50% है तो इस डिफरेंस पर जो टैक्स है, वो टैक्स का जो इफेक्ट है वो कितना है, 1.5 लाख रुपए का। कितने का है बेटा, 1.5 लाख रुपए का इफेक्ट है ये, 1.5 लाख रुपए का। ये जो अमाउंट आई टैक्स वाली, जो अमाउंट आई, जो टैक्स की अमाउंट आई वो कितने की आई बेटा, 1.5 लाख रुपए। मैं इस 1.5 लाख रुपए को क्या बोलूंगा, मैं इस 1.5 लाख रुपए को क्या बोलूंगा, ध्यान से सुनना। मैं इसको बोलूंगा कि आज मुझसे ये कम मांग रहे हैं 1.5 लाख रुपए, लेकिन कल मुझसे ये ज्यादा मांगेंगे। यानी कि मेरी जो टैक्स की लायबिलिटी आने वाली है आज, जो मेरी टैक्स की लायबिलिटी आज आ रही है, ये मुझसे आज ना लेकर के फ्यूचर के लिए डेफर कर रहे हैं। तो ये जो टैक्स की अमाउंट है ये कहलाएगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डीटीएल। मैं इसको बोलूंगा कि 1.5 लाख रुपए की मेरी लायबिलिटी टैक्स वाली इनकम टैक्स एक्ट ने डेफर कर दी है। आइए जरा अगली बात करते हैं। एक और डिफरेंस है बेटा, एक और डिफरेंस है, 30,000 का डिफरेंस है। चेक करो जरा 30,000 का डिफरेंस क्या है, अनअमोर्टाइज अमाउंट बोली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की एज पर टैक्स रिकॉर्ड। अब मैं इसके बारे में बताना जा रहा हूं, पहले मुझे इसकी बात बताओ, क्या ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट ओके है, ये डीटीएल ओके है प्रिंसी और बाकी बच्चे? प्लीज मुझे बताओ क्या ये वाला पॉइंट ओके है? मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का, जल्दी से बताओ जी। बेटे जो जो बच्चे ऑनलाइन है जल्दी से बताएं। अगर क्लियर है तो प्लीज लिखिए क्लियर है। आइए मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, तो यहां पर बेटा आप देखिए जरा ध्यान से, इधर देखिए। अब दूसरा जो डिफरेंस है हमारा इनकम टैक्स एक्ट और अकाउंट्स वाली इनकम में, दोनों में किसी का डिफरेंस है वो 30,000 का। देखिए इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, सेक्शन 35D है हमारा इनकम टैक्स एक्ट में, हाँ जी, सेक्शन 35D है हमारा इनकम टैक्स एक्ट में, हाँ जी। यहां पर हम कर क्या रहे हैं, हम बुक्स में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है मान लिया हमारा एसओपीएल। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, यहां पे बेटे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हमने क्या किया, राइट ऑफ करते हैं। आपको याद होगा हमारा एक एएस है, एएस 26, जो इनकी बात करता है और ये कहता है कि भाई साहब इसको ना कंप्लीटली राइट ऑफ करो। एएस 26 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस समझते होंगे, जब भी कभी करंट ईयर में कंपनी अपने को बिजनेस स्टार्ट कर रही होती है तो वहां पर जो स्टार्टिंग वाले खर्चे होते हैं, शुरू वाले प्रिलिमिनरी, वो खर्चे कहलाते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और एएस 26 कहता है कि भाई साहब अकाउंट में तो आप क्या करो, सारे के सारे खर्चे पीएनएल में एक ही साथ डाल दो। एएस ने बोला, एएस 26 ने, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है जी, अकाउंट क्या कहता है, एएस 26 क्या कहता है जी, एएस 26 कहता है ऑल, सारे के सारे खर्चे अभी पीएनएल में डाल दो, सारे के सारे राइट ऑफ कर दो। लेकिन जो अपना एसओपीएल होता है वो होता भले वर्टिकल है, काम तो यही करता है ना, तो वहां पर इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, कहते हैं यहां पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को बेटे अंडर सेक्शन 35D वो क्या करते हैं, 5 इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन करते हैं। आपको याद होगा, मतलब 1/5, कितना, 1/5 अलाउ करते हैं। इसका मतलब 4/5 वो डेफर करते हैं, कहते हैं एक साल में 1/5 अलाउ करो, यानी कि बाकी का 4/5 आप अगले 4 साल में ले जाना। यानी कि उन्होंने एक डिडक्शन को डेफर किया। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेटे इनकम हमारी किस में ज्यादा आएगी, मतलब ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये नंबर 1 एज पर बुक्स
एज पर बुक्स ज्यादा आएगा, या नंबर 2 एज पर इनकम टैक्स एक्ट ज्यादा आएगा? बताओ बेटे, किस में ज्यादा आएगा? प्रिंस जवाब नहीं आ रहा आपका। अगर यहां पर चैट बॉक्स में आपका रिप्लाई नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप ग्रुप में रिप्लाई कर दो ताकि मैं वहां पर बात कर सकूं। मतलब आपका रिप्लाई आना जरूरी है ताकि ना आपको क्लियरिटी हो रही है, ये बात मुझे पता हो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, मैं फिर से रिपीट करता हूं। इनकम टैक्स एक्ट 1/5% यानी कि सिर्फ 20%, मतलब 5 चौक 20 20% डिडक्शन अलाउ करता है। लेकिन एएस में क्या है, अकाउंट में सारा का सारा एक ही साल में राइट ऑफ कर देना होता है। तो यहां पर हो क्या रहा है, देखा जाए तो जो 4/5 है, 4/5 है कितना, 4/5 वो राइट ऑफ नहीं हो पाया, उससे ये इनकम जो है ना बढ़ जाएगी, इनकम टैक्स एक्ट में बढ़ जाएगी। जब ऐसा होगा तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यहां पर हमसे एज पर इनकम टैक्स एक्ट आज क्या हो रहा है, बोलो, आज इनकम ज्यादा कैलकुलेट हो रही है। मतलब बेटे दैट इज करंट ईयर में क्या हो रहा है बेटे, टैक्स ज्यादा ले रहे हैं, टैक्स ज्यादा ले रहे हैं। करंट ईयर में टैक्स ज्यादा ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है बेटा, आज वो टैक्स ज्यादा ले रहे हैं पर आगे जाके 4/5 अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, यानी कि वो बाद में जाकर के उतना कम लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डिडक्शन तो पूरी अलाउ होनी है। बस इनकम टैक्स एक्ट वाले क्या कहते हैं, भाई 1/5 करके तुम 5 साल में ले लो। और अकाउंट्स में क्या होता है कि सारे के सारे एक ही साल में ले रहे होते हैं, तो अकाउंट में जब क्योंकि सारी की सारी एक ही साथ प्रॉफिट उसमें से घट रही होती है तो इनकम कम आ रही होती है अकाउंट में। जबकि 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 इनकम टैक्स एक्ट में 1/5 घट रहा होता है, तो यानी कि वहां पर इनकम ज्यादा आ रही होती है, ज्यादा आ रही होती है, उसमें टैक्स ज्यादा लग रहा होता है। देखा जाए तो आगे जाकर के वो हमसे कम टैक्स लेंगे, तो इन पर जो टैक्स आएगा वो कहलाएगा हमारा एडवांस टैक्स की तरह, डेफर्ड टैक्स असेट्स, डेफर्ड टैक्स असेट्स। आइए जरा, यहां पर हो क्या रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है, प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का नोट यट रिटन ऑफ पार्ट। और वो कितने का है बेटा जी, देखो जरा, 30,000 का। तो 30,000 रुपए का अमाउंट ऐसा है जिस पर 30,000 रुपए का अमाउंट ऐसा है जिस पर 50% के हिसाब से टैक्स निकलेगा, है ना। और वो टैक्स कितना आएगा सर, वो टैक्स आएगा हमारा 15,000। तो जो 15,000 आएगा टैक्स, वो हमसे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं कि कम ले रहे हैं? सर वो आज हमसे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, आज ज्यादा ले रहे हैं तो एक और आगे जाके कम लेंगे। एक तरह से आपकी असेट्स क्रिएट हो रही है ना, तो हम बोलेंगे इसको डीटीए, डेफर्ड टैक्स असेट्स, डेफर्ड टैक्स असेट्स। बेटे आप क्या करोगे, दोनों दोनों में से कोई एक ही नेट बैलेंस बचेगा जो ज्यादा होगा। बताओ डेफर्ड टैक्स असेट्स ज्यादा है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है? सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है 1.5 लाख रुपए की और डेफर्ड टैक्स असेट्स है कितना, 15,000 रुपए का। तो सर ऐसे केस में तो ये तो हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है, तो यानी कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस बनेगा कितने का कितने का बनेगा जी, दोनों में घटा लो भाई डिफरेंस, 1,50,000 माइनस 15,000, भाई ये आ गया अपना 1,35,000। चलिए सर इसको कैसे दिखाएंगे, आइए जरा मैं आपको बताता हूं कि हम इसको कैसे कैसे दिखाएंगे। ये सारी बातें हमें कौन सिखा रहा है, एएस सिखा रहा है। लो बेटा कैसे कैसे बनाएंगे, आइए जरा, अब मैं यहां पर प्रॉपरली बना करके दिखा रहा हूं इसको हमें किस जगह पर कैसे कैसे दिखाना है। ये रही जी हमारी बैलेंस शीट और ये रहा जी हमारा एसओपीएल। ये रही हमारी बैलेंस शीट और ये रहा हमारा एसओपीएल। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
ध्यान रखना, यहां पर हम लोग क्या करते हैं बताओ सर, यहां पर हम इनकम्स का टोटल करते हैं, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। ये हो गया हमारा मान लिया इनकम्स का टोटल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। और फिर हम क्या करते हैं जी, फिर हम करते हैं यहां पर टोटल किसका, एक्सपेंसेस का टोटल, ठीक है। फिर हम यहां पे करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है बेटा, क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है उसमें से हम यहां से प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से अमाउंट पूरी अलग करते हैं। और जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से प्रोविजन अलग कर लेते हैं, वो कैसे आएगी, सबसे पहली बात ये आएगी कैसे, ये आएगी जी हमारी, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इस पर हमारा 30% हुआ या 40% हुआ, उस पर मतलब एट द रेट ऑफ जो भी हमारी टैक्स की परसेंटेज है वो निकाली जाती है। तो करंट ईयर की अकाउंटिंग इनकम में अकाउंट्स वाली इनकम पर टैक्स का रेट लगाएंगे सबसे पहली बात। तो ये जो अमाउंट यहां पर रही होगी उसमें से हम लोग यहां पर जो घटाएंगे, सबसे पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स वाली इनकम पर टैक्स की प्रोविजन बनाई जाती है, लेकिन उस प्रोविजन को थोड़ा डिटेल में, क्योंकि बेटे अकाउंटिंग पूरी डेप्थ में होनी चाहिए, कहते हैं इसके अंदर हमें पता है, क्या पता है कि ये यहां पर दो पार्ट है। नंबर वन पार्ट, एक वो पार्ट जो करंट ईयर का टैक्स है, जो करंट ईयर में टैक्स बनेगा ही बनेगा, दूसरा वो पार्ट जो आगे जाकर के हमारा डीटीए या डीटीएल बनेगा। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में हमारा जो भी प्रोविजन रहा होगा उसमें से हमारी डीटीएल क्रिएट होगी। डीटीएल कितनी क्रिएट होगी, 1,35,000। तो अगर मान लिया यहां पर हमारा करंट ईयर का टैक्स, एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लिया करंट ईयर का टैक्स हमारा अगर अगर बना 1,00,000, तो बेटा हमारे यहां पर कितने की प्रोविजन निकलेगी, टोटल 2,35,000 रुपए की प्रोविजन निकली होगी। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये बैलेंस शीट में किस जगह पे दिखाएंगे, आइए जरा। अब बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, आपको पता है नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर एक हेड होता है ना। तो आइए जरा शेड्यूल थर्ड का यूज करना पड़ेगा यहां पे हमें। ये रही हमारी बैलेंस शीट। बेटे आप में से किसी भी बच्चे का जवाब नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, प्लीज आप मुझे बताते रहे। यहां पर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में जो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज है, नॉन करंट लायबिलिटीज है, आपको पता है ना, उसी के अंदर आता है डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और अगर असेट्स क्रिएट होती है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, तो कहां पे आती है, असेट साइड में नॉन करंट एसेट्स के अंदर। आइए जरा, डीटीएल का हमारा कितने का बैलेंस है जी, देखिए जरा, डीटीएल का हमारा कितने का प्रोविजन है जी, 1,35,000 रुपए का। और जो हमारी करंट लायबिलिटीज है बेटे उसके अंदर आ जाएगा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन सा, करंट ईयर वाला टैक्स। वो कितने का है बेटा, 1,00,000 रुपए का। ध्यान से पहले जरा एकदम बेसिक फंडा क्लियर कर ले, तब बात आगे बढ़ाएंगे। ऐसे तो वरना बातें आगे बढ़ती चली जाएंगी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारी अधूरी रह जाएगी। बेटे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप वहां पे हैं क्या बेटा प्रिंसी, प्लीज मुझे बताएं। और बात समझ में आ रही है क्या, अगर समझ में आ रही है तो लिखें क्लियर। यहां पर मैसेज नहीं आ पा रहा है तो आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। चलिए मैं शुरू करूं आगे, आइए जरा मैं शुरू करता हूं। आइए हमारे यहां पर एक एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आइए। पहले पहले जरा इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आइए, एक बार जरा इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आइए। ओमेगा लिमिटेड, इलस्ट्रेशन नंबर 4 ओमेगा लिमिटेड। एक बार प्लीज इसको पढ़ो जल्दी से, ओमेगा लिमिटेड को जल्दी से पढ़ो। मैं फुल स्क्रीन कर दूं क्या आपके लिए, जल्दी से पढ़ना एक बार।
पढ़ लिया बेटा? अच्छा सर, क्लियर है, नोट करना है बस, ओके, नोट करना है बस, ओके। लो जी, तो मैं आपको फुल स्क्रीन दिखा देता हूं एक बार। मैं आपको फुल स्क्रीन दिखा देता हूं बेटा। मेन चीज तो ये है। अच्छा, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लो, आपका नोट करना रह रहा है। डन। ओके ओके बेटा जी, आइए अब मैं आ गया आपके सामने स्क्रीन पे। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब जो ये हमने अगला क्वेश्चन पढ़ा, ये तो चाहिए बस आपका साथ साथ रेस्पॉन्स आता रहे ना, तो थोड़ा मजा आएगा पढ़ाने में। आंसर नंबर, और आज ना हम लोग पौने 10, मतलब 10 बजने में 10 मिनट रहेगी तो मैं क्लास ओवर कर दूंगा, ठीक है। आज थोड़ा सा छोटी क्लास करेंगे हम लोग, बाकी क्लास हम लोग कल करेंगे, लेकिन पहले एक बार जरा इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तब तक आपको होमवर्क करने का टाइम मिलेगा। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर हो क्या रहा है, आंसर नंबर 2 मैं लिख रहा हूं यहां पर। यहां पर ओमेगा लिमिटेड एक कंपनी है और उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइकली टू बी कंप्लीटेड है विद इन 3 years ऑफ पीरियड। अब देखो, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो अलग अलग डेट पे स्टार्ट हुए होंगे, है ना, अलग अलग डेट पे स्टार्ट हुए और अलग अलग डेट पे कंप्लीट होंगे। अच्छा, दूसरी बात यहां पर है क्या, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा कि भाई ये कंपनी जो है वो रिकॉग्नाइज करती है बुक्स में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कैसे करती है, कैसे करती है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। आपने पोस्टिंग में भी पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में, और मुझसे आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है AS7 में। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड आपको पता है कि हाँ भाई, जितने जितने परसेंट काम कंप्लीट हो जाता है वो उतने उतने काम को, उतने उतने कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन में क्या कहा गया कि भाई साहब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के बेसिस पर इन्होंने क्या किया, 11 लाख, 16 लाख और 21 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया। जबकि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, हाउएवर एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ये इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में अडॉप्ट किया गया है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट मेथड की। भाई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तो तुम्हारा रेवेन्यू बुक करो, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है तो रेवेन्यू बुक मत करो। आइए जरा, अब एज पर दिस क्या कहते हैं, अंडर विच रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, 7 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, 23 लाख रुपए इन इन साल में, इन इन ईयर में रिकॉग्नाइज किया। और इनकम टैक्स का रेट क्या है बेटा, 35%। कहते हैं क्या, कंप्यूट कीजिए, क्या कंप्यूट कीजिए, अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटी। आपको डीटीए क्रिएट करना है, एक बार ट्राई करोगे, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं गिनती की, आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। डीटीएल कैलकुलेट करना है।
आइए, आपने ट्राई कर लिया होगा, लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहली बात, हमें एग्जाम में कैसे करना है जी, जो हमारी प्रेजेंटेशन भी हो और काम भी पूरा हो। तीनों ईयर के कॉलम खींच लो पहले। पहले तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो कि भाई हम बनाने क्या जा रहे हैं, जो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था ना उसी को लेकर के, कि भाई स्टेटमेंट शोइंग क्या क्या चीजें, कैलकुलेशन ऑफ डीटीए डीटीएफ। अरे क्या हुआ भाई, एक मिनट, ये हैंग हो रहा है। आओ तब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं। लो भाई, इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं पहले ईयर की, तो देखा जाए जो बुक्स के अकॉर्डिंग मेरी इनकम है वो कितनी है, 11 लाख, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो मेरी इनकम है वो कितनी, 7 लाख। तो मुझे ये बताओ, इनकम टैक्स वाले हमसे ज्यादा टैक्स ले रहे होंगे, कम टैक्स ले रहे होंगे इस वाले पहले वाले ईयर में? ये जो पहला ईयर है 2021 में मैं बुक्स में दिखा रहा हूं अपनी इनकम 11 लाख, और इनकम टैक्स एक्ट वाले मुझसे ले रहे हैं 7 लाख रुपए की इनकम, बता रहे हैं मेरे को कि नहीं जी आप ज्यादा बता रहे हो, आप क्या टैक्स ज्यादा देना चाहते हो, 7 लाख बस है, बस आपकी इनकम। इसका मतलब टैक्स मेरा वो मुझसे आज की डेट में कम ले रहे हैं। बेटे आज कम ले रहे हैं तो आगे जाकर के वो ज्यादा लेंगे, इसका मतलब उस पर मेरी जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। ठीक है, आइए जरा कैसे हम लोग इसको लिखेंगे जी एग्जाम में, कैसे हम लोग इस पे बात करेंगे, मैं आपको बताता हूं। ये जरा बंद करना पड़ेगा, दोबारा से खोलना पड़ेगा, खुल जा सिम सिम करना पड़ेगा। लो भाई, सिम सिम को खोल लेते हैं दोबारा से। आओ भाई, खुल जा सिम सिम, जल्दी से आओ, बच्चों का क्वेश्चन सोल्व कराओ। लो भाई, ये आ गया सिम सिम, और 1 मिनट के अंदर अंदर हम लोग शुरू हो जाते हैं। लो भाई, क्या कह रहे हो, दोबारा बना लो? चलो ठीक है, तुम कह रहे हो मैं दोबारा बना लेता हूं। देखिए यहां पर आंसर, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2। लो भाई, मैं दोबारा से टेबल खींच लेता हूँ, 1 मिनट का काम है, छोटा सा काम है, इसमें कौन सा देर लगनी है। बेटा 3 साल की, क्या कहा मैंने, है जी मैंने क्या कहा, 3 साल के कॉलम खींच जाएंगे, तीनों ईयर्स के हिसाब किताब चलेंगे जी, तीनों ईयर्स में। अच्छा पहले इस पर हेडिंग डाल देते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टीटीए ऑब्लिक डीटीएल। तो भाई बेटा हमारा ईयर कौन कौन सा है, जरा ये भी तो देखो। सबसे पहला ईयर है हमारा, सबसे पहला जो हमारा ईयर है वो है जी 2021। क्या है बोलो, 2021। अगला जो ईयर है हमारा वो क्या है जी, 21-22, फिर 22-23, यही तो है ना हमारा ईयर। पहले जरा इसको सही से लिख लेते हैं, 22-23, 20-21, यस। अब यहां पे लिखो फटाफट से, इनकम या मैं कहूं प्रॉफिट एज पर बुक्स। बेटे बुक्स के अकॉर्डिंग कितने रुपए का प्रॉफिट आ रहा है चेक करो, या रिवेन्यू एज पर बुक्स, इसको ऐसे लिखो, इनकम एज पर बुक्स, इनकम एज पर बुक्स। बेटे पहले साल में कितना है, सर हाँ बेटे, सर पहले साल में ना 11 लाख है। ओ 11 लाख है, अच्छा सर दूसरे साल में 16 लाख है, फिर 21 लाख है। लो बेटा मैं तीनों को लिख लेता हूं, कितना आसान काम है, ये तो बड़ा आसान है, ऐसा होता है। अच्छा लेकिन इनकम एज पर, इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो हमारी ये टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है,
इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी इनकम आ रही है वो कितने की आ रही है बेटा? बेटा जी वो आ रही है हमारी कितने की? 7 लाख, 18 लाख, 7 लाख, 18 लाख और क्या बेटा? 23 लाख। 7 लाख, 18 लाख और 23 लाख। अब मुझे बताओ डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस सर, डिफरेंस जो आ रहा है सर, यहां पर 4 लाख का डिफरेंस है सर, यहां पर 2 लाख रुपए का डिफरेंस है। ध्यान रखना मैंने डिफरेंस पूछा। अच्छा, और यहां पर 2 लाख रुपए का डिफरेंस है। अब मुझे एक बात बताओ, ये डिफरेंस का टाइप कौन सा है? ये परमानेंट डिफरेंस है या टेम्परेरी डिफरेंस है? आइए जरा इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है कि परमानेंट डिफरेंस है और दूसरा है टेम्परेरी, या मैं कह सकता हूं टाइमिंग डिफरेंस है। भाई जो आज आएगा कल को रिवर्स हो जाएगा। क्या इसमें कोई ऐसी बात है कि जो परमानेंट डिफरेंस वाली बात है? नहीं सर, कभी भी नहीं है, क्योंकि ये तो सर खाली पॉलिसी है। इनकम टैक्स एक्ट वाले कह रहे हैं कि भाई आज जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया सिर्फ उसको मानो, और वहां पर अकाउंट्स में क्या हो रहा है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। तो सीधी सी बात है जी, सीधी सी बात है। क्या जो इनकम टैक्स एक्ट वाले आज कंप्लीट की मान रहे हैं, तो कल को कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तो होगा ना। जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से बुक्स में आ रहा है वो कल को कंप्लीट होने पर बुक्स में भी आ जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है, और इनकम टैक्स एक्ट में भी आ जाएगा। हाँ, तो यानी कि ये सारे के सारे डिफरेंस जो है वो कैसे हैं? टाइमिंग डिफरेंस है, ना कि परमानेंट डिफरेंस है। सबसे पहले तो इस बात पे हम लोग आ गए कि ठीक है, जिसको आज इनकम नहीं मान रहे हैं वो अगले साल उसको इनकम मान लेंगे। नंबर एक बात तो मैं ये कह सकता हूं, ये टाइमिंग डिफरेंस मतलब टेम्परेरी डिफरेंस है, जिसको कल को अलाउ कर दिया जाएगा या कल को पकड़ लिया जाएगा। आज पकड़ लिया तो कल को छोड़ दिया जाएगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटे, टैक्स कितना है? टैक्स कितना है बुक्स में? बुक्स में टोटल टैक्स कितने का आएगा बुक्स में? इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टोटल जो प्रोविजन फॉर टैक्स बनेगी वो कितने की बनेगी? मैंने आपको एक बात बताई थी, ये हमेशा ऑलवेज किस पे बनेगी? ऑलवेज। बेटा ये बात बहुत स्ट्रिक्टली समझ लो, पीएनएल में क्या जाएगा? पीएनएल वाली इनकम पे टैक्स निकलेगा। सबसे पहली बात, ऑलवेज ऑन बुक इनकम, जो बुक्स की इनकम है उस पर। बेटा कितने का रेट है? बेटा इस क्वेश्चन में दे रखा है कितने का रेट बेटा? 35%। 35% पर तो देखा जाए तो 11 लाख का, क्योंकि बेटे बुक्स है ना, 11 लाख का 35% कितना होता है जी? 11 लाख का 35%, 11 लाख का 35% 3,85,000। अच्छा, उधर 16 लाख का, क्या कहा मैंने बेटा? 16 लाख का 35% 5,60,000। इधर बेटे 2 लाख रुपए का 35% कितना? 70,000। सबसे पहले तो ये देख लो जी, सबसे पहले तो ये देख लो जी कि टैक्स कितना बन रहा है। यानी कि एक बात समझ में आ गई क्या? एक बात समझ में आ गई क्या कि हम जो यहां पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएंगे पहले साल का, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का। एक बात तो कंफर्म है। क्या कंफर्म है जी? एक बात तो सर कंफर्म है। क्या? बेटे मेरे साथ साथ बनाते चलना, और नहीं बनाए तो बेटे पहले देख लो। 20, 21, 21, 22, 22, 23 तीनों साल का हम बना रहे हैं एसओपीएनएल। एसओपीएनएल, एसओपीएनएल, जहां पर हमारी जब इनकम में से एक्सपेंस घट जाएगा, जहां पर हमारी इनकम्स में से एक्सपेंस घट जाएगा तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। हाँ बेटा जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा।
बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। फिर क्या करेंगे? फिर जी कुछ नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम जब टैक्स घटाएंगे तो पहली बात तो पीएनएल से जो हम पूरा घटाएंगे वो कितना होगा जी? पहले साल में जो होगा वो हमारा होगा 3,85,000। सबसे पहले बेटे इसको लिख लो, 3,85,000 होगा। और बुक्स में आपको पता है कि 11 लाख रुपए की हमारी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की इनकम आ रही है। कोई खर्चा वर्चा मैं नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ने जैसा दे रखा डाटा मैं वैसे ही आपको यूज करा रहा हूँ। टैक्स सेकेंड ईयर में कितना होगा? सर सेकेंड ईयर में इनकम 16 लाख और इधर 5,60,000। 16 लाख और इधर 5,60,000। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपसे आगे पूछ रहा हूं, तीसरे साल में कितना? सर देख लो, तीसरे साल में सर 2 लाख और फिर 70,000। लो बेटा 2 लाख और भाई टैक्स कितना आएगा? 70,000। भाई देखो कितना आसान है, कितना आसान है। चलो फिर आगे क्या करना है? अब कुछ नहीं जी, बड़ा सिंपल है। अब ये जो 3,85,000 है इसके दो पार्ट होंगे, दो पार्ट होंगे, एक करंट ईयर का और एक वो जो आगे जाके रिवर्स होने वाला है, जिसको हम DTA या DTL बोलेंगे। मैंने कहा DT, अब ये L है कि A है मैं भी डिसाइड करूंगा। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है सर। और बाकी होगा मेरा करंट ईयर का। चलो ये कैसे डिसाइड होगा? सर देखो बड़ा सिंपल है सर। मैंने कहा बताओ बेटे कैसे? सर आप ना यहाँ पे एक काम कर लो। क्या? ये जो आपने प्रॉफिट लॉस लिखा ना, हाँ, इसके तो दो पार्ट होंगे ना। मैंने कहा एक होगा करंट ईयर वाला और दूसरा होगा डेफर्ड टैक्स वाला, डेफर्ड वाला। देखो सर, टेम्परेरी डिफरेंस जो है उस पर टैक्स निकाल लो, निकालो। मैंने कहा भाई 4 लाख रुपए जो टेम्परेरी डिफरेंस है उस पर टैक्स निकालो। बेटा टैक्स कितने का? 35%। जरा निकालना टैक्स, डेफर्ड टैक्स। भाई 4 लाख पर 35% क्या मतलब? 1,40,000 है। 1,40,000 पर 35% कितना हो गया? 49,000 हो गया जी। इस पर 35% हो गया 49,000, 49,000। ध्यान से, ध्यान से। चार, अरे नहीं नहीं, 4 लाख पर तो 35% ही है। ओह, 1,40,000 तो खुद ही 35% है। ये जो परमानेंट डिफरेंस है, रुको, 4 लाख पर निकालना जरा। 4 लाख पर 35% कितना होता है? 1,40,000 रुपए का टैक्स है। बताओ बेटे गवर्नमेंट हमसे इस साल में एक्स्ट्रा लेगी या कम लेगी? प्लीज मुझे बताना साथ साथ में। इनकम टैक्स एक्ट वालों ने 4 लाख रुपए की इनकम कम कैलकुलेट की, यानी इस पर जो हमसे टैक्स ले रही है वो कम कैलकुलेट कर रही है। कम कैलकुलेट कर रही है मतलब हमारी लायबिलिटी को पोस्टपोन कर रही है, डेफर कर रही है। तो मैं कहूंगा कि करंट ईयर के टोटल टैक्स के अंदर मेरी एक लायबिलिटी वो है DTL, जिसको मैं बोलूंगा DTL। कितने की? 1,40,000 रुपए की तो मेरी DTL है। नंबर एक बात, अगर DTL 1,40,000 है और PNL में से घटना है 3,85,000, तो घटाओ बेटे। यानी कितना मेरा करंट ईयर का रहेगा? 3,85,000 में से घटा दो 1,40,000, तो मेरा आ गया कितना? करंट ईयर का टैक्स मेरा कितना बैठा? 2,45,000 मेरा करंट ईयर का टैक्स है। नंबर एक बात। अब नंबर दूसरी बात, भाई अगले साल ये बताओ मुझसे, अगले साल गवर्नमेंट क्या कर रही है? सर सेकेंड ईयर में ना वो 2 लाख रुपए ज्यादा इनकम कैलकुलेट कर रही है। मैंने तो पहले कहा था कि आज जो 4 लाख मुझसे, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, आज जो मुझसे 4 लाख कम मेरी इनकम कैलकुलेट कर रहा है, कल को देखो वो मुझसे ज्यादा इनकम कैलकुलेट करवा रहा है अगले 2 साल में। यानी कि आज मुझसे वो कम टैक्स ले रहा है, कल को वो उसी इनकम पे मुझसे ज्यादा टैक्स लेगा। आज मुझसे कम टैक्स ले रहा है, कल को मुझसे ज्यादा टैक्स लेगा। ये बेटा रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। यानी कि ये जो अगले साल मुझसे 2 लाख रुपए ज्यादा पे टैक्स ले रहा है, तो इस पर जो मेरा टैक्स आएगा वो कितना आएगा? निकालो बेटे। 2 लाख पर 35% कितना आया? 70,000। ये 70,000 रुपए क्या है? सर ये मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट्स है। नहीं बेटे, डेफर्ड टैक्स एसेट्स मत बोलना। क्यों? जब तक DTL वाले सारा रिवर्स ना हो जाए तब तक हम डेफर्ड टैक्स एसेट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि पिछले साल हमने बोला था कि आगे जाके हमसे ज्यादा लेगा। तो आगे जाके जब हमसे ये ज्यादा ले रहा है
तो हम जब उसको देंगे वो ज्यादा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी एसेट जमा हो रही है, हम कहेंगे वो जो ज्यादा बोला था ना पहले वो उधार चुका रहे हैं हम। तो अगले साल पहले वो लायबिलिटी रिपे हो जाएगी, जब तक ये 140 पूरा रिवर्स नहीं हो जाएगा तब तक मैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स नहीं बोल सकता, तब तक मैं बोलता रहूंगा डीटीएल का रिवर्सल। यानी कि नेक्स्ट ईयर मैं इसको क्या बोलूंगा कि भाई मेरी जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी ना वो मेरी डीटीएल माइनस हो रही है। आइए जरा, अब मैं इसको बुक्स में कैसे दिखाऊंगा जी? सर मैं इसको दिखाऊंगा माइनस का 70,000 मेरा डीटीएल में जा रहा है, डीटीएल माइनस हो रही है, इसका मतलब मेरा करंट ईयर का टैक्स ज्यादा था। आइए जरा, करंट ईयर में मेरी इनकम पे ध्यान से जरा 5,60,000 बिठाया मैंने बुक्स में, हाँ तो 5,60,000 प्लस 70,000, तो मेरा करंट ईयर का टैक्स, इसका मतलब देखिए कितना बैठाया गया होगा 6,30,000। मैं बुक्स में बोल रहा हूँ कि भाई बुक्स में मेरा टैक्स कम है लेकिन मेरा टैक्स सच्ची मुच्ची में ज्यादा आ रहा होगा 6,30,000 का। जरा अगले साल का बताओ, अगले साल 2 लाख रुपए पे फिर से मुझसे ज्यादा लेगा 70,000 रुपए, तो मुझे बताओ क्या मेरी डीटीएल खत्म हो चुकी है? नहीं, जब तक वो 1,40,000 सारा रिवर्स नहीं हो जाएगा मैं बोलता रहूंगा डीटीएल माइनस हो रही है, डीटीएल रिवर्स हो रही है। तो जब तक वो डीटीएल पूरी रिवर्स नहीं हो जाएगी मेरी डीटीए डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्रिएट नहीं होगी। अब इसको पीएनएल में तो बेटा ध्यान रखना हमारा 5,60,000 ही जाएगा, और इधर मेरा कितना जाएगा जी? घटाओ सर, डीटीएल रिवर्स करो सर 70,000 की, लो बेटा 70,000 की मैंने डीटीएल रिवर्स कर दी, डीटीएल। लेकिन इनकम पे कितना बैठा? अच्छा यहां पर बेटा, यहां पे टैक्स गलत कैलकुलेट हो गया, इधर यहां पर लास्ट वाले में भाई हमारी बुक्स में इनकम कितने की है? 21 लाख की। तो 21 लाख की इनकम पर, 21 लाख की इनकम पर हमारा 35% कितना बैठा जी? 21 लाख की इनकम पर 35% बैठा जी 7,35,000। बेटा डीटीएल क्रिएट हो रही है, जोड़ दो जरा फटाफट से, प्लस 70,000 कितना हो गया? यानी कि करंट ईयर का टैक्स मेरा कितना है? 8,05,000। इनकम टैक्स एक्ट वाले तो मुझसे ज्यादा लेंगे ना, जो मेरी लायबिलिटी पिछले साल उन्होंने छोड़ दी थी वो मेरे अगले साल पकड़ेंगे। बेटा ध्यान से इसको आप लोग अपने एसओपीएनएल में किस तरह से दिखाओगे और किस तरह से इसको बैलेंस शीट दिखाओगे, आइए जरा करते हैं। तो हमारे यहां पर इधर सेकेंड ईयर के एसओपीएल में क्या होगा? 5,60,000 जब आएगा तो उसमें 2 पार्ट होंगे, नंबर 1 करंट ईयर का टैक्स, नंबर 2 डेफर्ड टैक्स। अब पिछले साल याद है, पिछले साल क्या सर, पिछले साल कैसे दिखाया था सर? पिछले साल ना हमने 1,40,000 तो हमने डीटीएल क्रिएट की थी, और सर करंट ईयर के नाम का 2,45,000 था। अच्छा चलो फिर उससे अगले साल सर करंट ईयर के नाम का सर 6,30,000 है, और ना सर और ना हमारी ना डीटीएल सर माइनस हो रही है 70,000 की। जरा तीसरे साल बात करो, तीसरे साल जरा बेटे तीसरे साल बात करो, तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल हमारी 70,000 की डिटेल वापस हो रही है। लो बेटा तीसरे साल क्या हो रहा है? नंबर 1 बात करंट ईयर का टैक्स, नंबर दूसरी बात डेफर्ड टैक्स क्या लायबिलिटी हमारी वापस हो रही है 70,000 की। ठीक है, तो हमारा ये टैक्स कितना बैठा? ये हमने गलत कैलकुलेट किया था ना, इसको तुमने ठीक कर लिया था बाद में। हमारी इनकम कितनी है? ये है जी कितने की थी रेवेन्यू इनकम जो हमारी आई थी? 21 लाख। और 21 लाख पर, ये 21 लाख था ना, हमने गलत लिख दिया था। 21 लाख पर हमारा कितना बैठ रहा है बेटे? 7,35,000। तो दोनों को जोड़ दो, कितना बैठेगा? 8,05,000। 8,05,000। चलिए मैं अभी क्लास को यहीं पे ओवर करता हूं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बाकी का पार्ट। आपको पहले ये एक बार थोड़ा देखना होगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ अभी ग्रुप में भेज रहा हूं, प्लीज एक बार ट्राई करना, ठीक है, अच्छे से। तो बाकी के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चन कराऊंगा। अगली क्लास में ईएस खत्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहता इसमें कोई भी होच-पोच हो, जल्दबाजी कुछ नहीं करना, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ईएस, ठीक है जी। तो मैं अभी के अभी इसकी ना पीडीएफ क्रिएट कर रहा हूं, और मैं आपको अभी के अभी पीडीएफ को ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। अगर कोई नोटिंग रहेगी तो आप लोग कर लेना। चलिए मैं क्लास को ओवर करता हूं जी। ओके देन, बाय बाय।